Hello everyone, welcome to the channel. As you know, this is my second video. तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। पिछले वीडियो में आपने बेसिक साइकोलॉजी और उसके बाद हमने थोड़ा सा पढ़ा था सोशल साइकोलॉजी के बारे में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सिलेबस की। अब एक सामान्य सा सवाल आपके मस्तिष्क में ज़रूर आएगा कि सिलेबस को हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, और सिलेबस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो सिलेबस होता क्या है। तो किसी भी विषय का विस्तार क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, वो बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करता है और वो सारे टॉपिक्स आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए कुछ टॉपिक्स छांट के लाए जाते हैं, उन्हें एनलिस्ट किया जाता है और ये माना जाता है कि इस स्तर पर आपको उन टॉपिक्स को पढ़ने और समझने की ज़रूरत है, इस विषय को अच्छे तरीके से जानने के लिए और इस विषय का आधार पुष्ट करने के लिए। तो वो सिलेबस है। अब सिलेबस कि यहाँ पर ज़रूरत समझने की इसलिए पड़ रही है कि कॉलेज में जब आप आते हैं तो यहाँ की जो किताबें हैं वो रेफरेंस बुक्स होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उनमें बहुत सारा कंटेंट और बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनमें से आपको अपने काम का टॉपिक टिक करना होता है और केवल उसी को ही पढ़ना होता है। बाकी जो रिमेनिंग कंटेंट है उसे आपको छोड़ना होता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर सिलेबस को समझने की ज़रूरत है कि सिलेबस में हमारे लिए क्या दिया हुआ है, तो हम केवल उसी के साथ स्टिक करेंगे। आप सबके पास सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। सो या तो आप इसकी हार्ड कॉपी ले लें, ठीक है, मार्केट में मिल जाती है, और अगर आप वहाँ से नहीं लेना चाहते सो आप मत्स्य यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वो भी आपको नहीं मिल रहा है तो मैंने वीडियो के लास्ट स्लाइड में इसके लिए लिंक दिया है, तो आप उस पर जाकर सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। सो आइए शुरुआत करते हैं सिलेबस को समझने की। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सेक्शन ए लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपके सिलेबस में 3 सेक्शंस हैं, ए बी एंड सी। सेक्शन 1, यहाँ से शुरुआत होती है आपके सब्जेक्ट को समझने की, आपके इस पेपर को समझने की। सो पहला, जब हम कभी किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले अपना परिचय देते हैं कि मैं यहाँ ये हूँ और मैं इस डिपार्टमेंट से या इस इंस्टीट्यूशन से संबंधित हूँ। उसी तरीके से हम यहाँ पर सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि सोशल साइकोलॉजी है क्या। उसका इंट्रोडक्शन होगा। यहाँ पर हम समझेंगे उसका अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, वो क्या है जो उसे अन्य ब्रांचेस से, साइकोलॉजी की अन्य ब्रांचेस से उसे अलग करता है। स्कोप में आता है कि उसका विस्तार क्षेत्र क्या है, उसमें पढ़े जाने वाले टॉपिक्स कौन से हैं, वो किस फील्ड में, किस किस एरिया में उसका उपयोग किया जाता है। और गोल्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी में हम ये समझेंगे कि सोशल साइकोलॉजी का लक्ष्य क्या है। ये क्योंकि कोई भी चीज़ जब डेवलप होती है और आगे बढ़ती है उसका कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर होता है, उसी लक्ष्य को वो प्राप्त करने की कोशिश करती है। यानी कि सोशल साइकोलॉजी को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, तो हम उसे यहाँ पर समझेंगे। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी। हम ये बात समझ चुके हैं कि मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है विभिन्न व्यवहारों का। तो उस अध्ययन को करने के लिए हमारे पास कई तरीके की विधियां हैं। तो यहाँ पर जो विधियां हैं आपने अपने फर्स्ट पेपर में भी समझा होगा, कई तरह की विधियां हैं। उनमें से यहाँ पर 2 विधियों का खास तौर पर वर्णन किया गया है, एक्सपेरिमेंट एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। एक्सपेरिमेंट प्रयोगात्मक विधियां और दूसरी है नॉन एक्सपेरिमेंटल, दैट इज़ अप्रयोगात्मक विधियां। ये दोनों ही वैज्ञानिक विधियां हैं, ये अवैज्ञानिक विधियां नहीं हैं, लेकिन ये एक प्रयोगात्मक है और एक अप्रयोगात्मक है। ये बात अब आपको ये समझने की ज़रूरत है, ये दोनों ही वैज्ञानिक विधियां हैं। नेक्स्ट इज़ परसेप्शन एंड पर्सन परसेप्शन। आपने अगर अभी तक परसेप्शन पढ़ लिया है तो परसेप्शन का मतलब है जब हम उद्दीपकों से हमारे पास कोई सूचनाएं आती हैं, उन्हें हम किस तरह से चयन करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको इंटरप्रेट करते हैं। कहने का मतलब ये है, द प्रोसेस थ्रू विच वी सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इनपुट्स फ्रॉम आर सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन से, आपने संवेदी अंगों से हमारे पास जो सूचनाएं आ रही हैं उन्हें हम किस तरीके से उनका चयन करते हैं,
उन्हें किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं और उसका किस तरीके से अर्थ निकालते हैं। जैसे सिंपल अगर हम देखें कि अगर मेरे सामने कोई पेन रखा हुआ है तो सेंसरी ऑर्गन्स ने मुझे उसके बारे में, यानी संवेदी अंगों ने मुझे उसके बारे में कुछ खास सूचनाएं दी हैं कि ये किस फॉर्म में दिखता है, किस रंग का है, इससे क्या काम किया जा सकता है। जब ये सारी सूचनाएं आप अपने मस्तिष्क में लेके जाते हैं और वहाँ पर संसाधित करते हैं और फिर इस पर निर्णय पर पहुँचते हैं कि ये पेन है, तो ये एक प्रत्यक्षीकरण का उदाहरण है। उसी तरीके से जिस तरह से हम चीज़ों को देखते और समझते हैं, उसी तरीके से हम लोगों को भी देखते और समझते हैं। आप कैसे पहचान लेते हैं कि ये इंसान है जो मेरा दोस्त है? आप कैसे पहचान लेते हैं कि ये एक अच्छा इंसान होगा, मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए? तो ये है, जैसे हम चीज़ों को समझते हैं उसी तरीके से हम लोगों का भी प्रत्यक्षीकरण करते हैं और उसे हम यहाँ पर समझते हैं। सोशल परसेप्शन मीनिंग नेचर, यहाँ पर भी समाज का प्रत्यक्षीकरण, और उसको भी अगर हम और ज़्यादा प्रिसाइज करें तो वो व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण होगा और उसका अर्थ और प्रकृति को हम यहाँ पर समझेंगे। नेक्स्ट इज परसेप्चुअल डिफेंस। डिफेंस को हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्षणात्मक रक्षा। प्रत्यक्षणात्मक रक्षा से तात्पर्य है कि हम उन उद्दीपकों का प्रत्यक्षीकरण देर से करते हैं जो हम में चिंता उत्पन्न करते हैं। इसी टर्म को हम और आगे विस्तार में पढ़ेंगे जब हम प्रॉपर चैप्टर में से पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज परसेप्चुअल एक्सेंचुएशन, यानी कि प्रत्यक्षणात्मक बलाघात। ये वो उद्दीपक होते हैं या ये वो घटना होती है, हम कहेंगे उद्दीपक नहीं, घटना। ये वो घटना है जहाँ पर हम ऐसे उद्दीपकों का प्रत्यक्षीकरण बहुत जल्दी कर लेते हैं जो हमें संतुष्टि प्रदान करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज सब्लिमिनल परसेप्शन। सब्लिमिनल परसेप्शन का मतलब है अवचेतन प्रत्यक्षण। अवचेतन प्रत्यक्षकरण या प्रत्यक्षण वह घटना है जहाँ पर उद्दीपक की दहली, उसकी पहचान दहली से बहुत कम होती है, फिर भी हम उसका प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। किसी उद्दीपक को हमें महसूस होने के लिए, इसी तरीके से यहाँ पर भी हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो उद्दीपक उस पहचान दहली से कम के होते हैं, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपके सामने आते हैं, आपके सेंसरी ऑर्गन्स के सामने आते हैं, स्टिल यू परसीव दैम। तो ऐसा क्यों होता है? नेक्स्ट इज पर्सन परसेप्शन। हम लोगों को कैसे समझते हैं? समाज में हम अकेले नहीं रहते, हम और लोगों के साथ मिलते हैं, अंतर्क्रिया करते हैं और बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं। तो हम लोगों को समझते हैं कि हम, मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो ये डिसीजन आप कैसे लेंगे? जब आप उस इंसान का सही से प्रत्यक्षीकरण कर लेंगे। तो यहाँ पर हम उसे ही समझेंगे। मीनिंग एंड नेचर, अर्थ क्या होता है, ये इसकी प्रकृति क्या है। रोल ऑफ नॉन वर्बल क्यूज, सामने वाले इंसान से आने वाली हमें ऐसी सूचनाएं जिनका स्वरूप शाब्दिक नहीं है, वो नॉन वर्बल क्यूज है। एक इंसान जो अपने बारे में बहुत कुछ बोलता है, बताता है, उससे हमें उसके बारे में, उसके थॉट प्रोसेस के बारे में पता चलता है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, उससे भी हमें उसके बारे में पता चलता है। हम कई बार नहीं लोगों को कह देते, अरे बड़े लो दिख रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन आप तक कहाँ से आई? उस इंसान ने आपको नहीं बोला कि उसकी तबीयत ख़राब है या वो बहुत अच्छा है या कुछ भी, लेकिन आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर आपने उससे सवाल पूछा कि कहीं आपकी तबीयत तो ख़राब नहीं है। तो ये वो नॉन वर्बल क्यूज़ हैं, ये वो अशाब्दिक संकेत हैं जो लोगों से हमें प्राप्त होते हैं और हम उनके माध्यम से उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। परसीवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो इंसान प्रत्यक्षीकरण कर रहा है उसकी विशेषताएं। परसीवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स इज विशेषताएं। परसीवर जो परसीव कर रहा है, जो देख रहा है। अगर मैं आपको देख और समझने की कोशिश कर रही हूँ तो ऐसी परिस्थिति में परसीवर मैं होंगी। एंड रोल ऑफ ऑन गोइंग इंटरेक्शन। इंटरेक्शन ऐसा नहीं है आज हुआ कल नहीं हुआ या ब्रेक हो गया, ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन रोल ऑफ ऑन गोइंग इंटरेक्शन हम यहाँ पढ़ेंगे कि हम बार बार किसी के संपर्क में आ रहे हो तो उस चीज़ का लोगों को और परिस्थितियों को समझने में क्या योगदान रहता है। नेक्स्ट इज एटीट्यूड।
एटीट्यूड होता है मनोवृत्ति। मनोवृत्ति किस लास्टिंग एवेल्युएशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड, दुनिया के विभिन्न चीज़ों और पक्षों के बारे में जब आप उसका मूल्यांकन करते हैं तो वो एटीट्यूड कहलाता है। तो इस चैप्टर में हम उसकी प्रकृति, उसकी क्या फंक्शंस हैं, वो क्या करता है, वो हमसे क्या करवाता है, वो बनता कैसे, मनोवृत्ति बनी कैसे, और वो कैसे परिवर्तित होती है और उसे किस तरीके से मापा जाता है, हम उसे यहाँ पर समझेंगे। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन बी। सेक्शन बी का फर्स्ट टॉपिक है प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, पूर्वाग्रह एवं विभेद। पूर्वाग्रह जब मनुष्य किसी दूसरे समाज या दूसरे लोगों के प्रति, किसी खास ग्रुप के लोगों के प्रति एक नकारात्मक मनोवृत्ति रखता है तो उसे हम प्रेजुडिस कहते हैं, और जो उसे विभेद की तरफ ले जाता है, यानी उससे वो अपने लोगों से अपने आप को अलग करके रखता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर समझेंगे हम, उसकी प्रकृति और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह, दूसरे के प्रति ये नकारात्मक विचारधारा, ये मनोवृत्ति आती कैसे है, तो उसका ओरिजिन हम यहाँ देखेंगे, उद्भव जिसे हम कहते हैं, एंड रिडक्शन ऑफ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। और हमें ये समझने की भी ज़रूरत है कि हम इस पूर्वाग्रह को और इस विभेद को कैसे कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन का मतलब है अंतर्वैयक्तिक आकर्षण। हम क्यों किसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, क्यों कुछ लोग हमें बहुत बुरे लगते हैं, इसे हम यहाँ पर समझेंगे इस चैप्टर में। प्रॉक्सिमिटी एंड अफेक्टिव बेसिस। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नज़दीकी, एंड अफेक्टिव बेसिस का मतलब होता है भावात्मक आधार, यानी कि इमोशंस का आधार। एक्विंटेंस एंड नीड ऑफ एफिलिएशन। एक्विंटेंस होता है जान पहचान, एंड नीड ऑफ एफिलिएशन। अगर आपने मोटिवेशन वाला चैप्टर पढ़ लिया है तो वहाँ पर आपको वेरियस काइंड ऑफ नीड्स के बारे में जानकारी मिली होगी। क्यों इंसान में एक नीड ये होती है कि उसे लोगों से जुड़ना है, राइट। सो ये उसी नीड के बारे में बात कर रहे हैं, उसी आवश्यकता के बारे में बात कर रहे हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। लोगों के ऐसे गुण जिन्हें आसानी से देखा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, उसका इंटरपर्सनल अट्रैक्शन पर, आकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है। सिमिलैरिटी एंड म्यूचुअल लाइकिंग। सिमिलैरिटी इज समानता, और म्यूचुअल लाइकिंग एक दूसरे को पसंद करना। इन सब चीज़ों का आकर्षण पर क्या असर पड़ता है उसे हम यहाँ पर इस चैप्टर में समझेंगे। नेक्स्ट इज लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब आपको सभी को पता है, दैट इज़ नेतृत्व। यहाँ पर हम समझेंगे डेफिनेशंस एंड फंक्शंस के। कई वैज्ञानिकों ने और कई शोधकर्ताओं ने लीडरशिप को किस तरीके से डिफ़ाइन किया है, लीडरशिप क्या करता है, क्या करवाता है, कितने तरीके के नेता होते हैं, ट्रेट और सिचुएशनल एंड कंटिजेंसी। ये थियोरीज हैं लीडरशिप की, उन्हें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेक्शन इज़ सी, जहाँ पर हम समझेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन ही वो माध्यम है जिससे हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो यहाँ पर हम समझेंगे मीनिंग को, नेचर, टाइप्स, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा हो सकता है। ट्रैफिक पुलिस जो हैंड मूवमेंट्स करती है उससे आप वो क्या सूचना आपको देना चाह रहे हैं वो आप आसानी से समझ जाते हैं कि हमें रुकना है, आगे बढ़ना है। सो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। वर्बल तो जो हम एक दूसरे से बात करके कर रहे हैं, ये वर्बल कम्युनिकेशन है। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, क्या बाधाएं आती है कम्युनिकेशन में, सो वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज प्रो सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल बिहेवियर, प्रो सोशल बिहेवियर को हम कहते हैं हिंदी में प्रति सामाजिक व्यवहार। ये पॉजिटिव व्यवहार होता है, जैसे परोपकारी व्यवहार या सहायता परक व्यवहार। इसमें क्या क्या उसको निर्धारित करती हैं चीज़ें, जैसे
पर्सनल व्यक्तिगत कारण, परिस्थितिजन्य कारण और सामाजिक सांस्कृतिक कारण, क्या ये उसके निर्धारक हैं, उन्हें हम यहाँ पर समझेंगे। इसके अलावा एक्सप्लेनिंग प्रो सोशल बिहेवियर, एम्पैथी अल्ट्रुइज्म हाइपोथेसिस, नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल, एम्पैथिक जॉय हाइपोथेसिस एंड जेनेटिक डिटर्मिनिज्म मॉडल। ये सारे मॉडल्स हैं, ये वो मॉडल्स हैं जो इस प्रो सोशल बिहेवियर की व्याख्या करते हैं कि ये क्यों होता है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम इसे देखेंगे। लास्ट टॉपिक इज अग्रेशन एंड सोशल प्रॉब्लम्स। आक्रामकता भी एक व्यवहार है और व्यवहार को पढ़ना मनोविज्ञान का उद्देश्य है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर आक्रामकता को पढ़ेंगे, वो सिद्धांत पढ़ेंगे जो व्याख्या करते हैं कि आक्रामकता क्यों होती है, क्या वजह है उसकी। फिर हम कारकों को समझेंगे, डिटर्मिनेंट्स जो हैं, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, उससे कैसे बचा जाए और उससे कैसे नियंत्रित किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल प्रॉब्लम्स। क्या होती हैं सोशल प्रॉब्लम्स, उनका मीनिंग एंड नेचर। टाइप्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, किस किस तरीके की समस्याएं हैं। दैट इज़ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन। पॉवर्टी इज़ गरीबी, डिप्राइवेशन इज़ वंचन। वंचन का मतलब है आपको किसी चीज़ से दूर कर दिया जाता है। जैसे अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन उसे पढ़ने नहीं दिया जा रहा है तो वो उस चीज़ से वंचित रह गया है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट, कोई नई बात नहीं है, आप सब समझते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था का विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सॉल्यूशंस ऑफ सोशल प्रॉब्लम। जब हमारे सामने समस्याएं हैं तो हमें ये बात ज़रूर समझने की ज़रूरत है कि उनके क्या उपाय हैं, तो उस टॉपिक को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। आई होप सिलेबस क्लियर है आपके सामने। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए है रेफरेंस बुक्स। समाज मनोविज्ञान, अरुण कुमार सिंह की बुक है, हिंदी में आएगी। सामाजिक मनोविज्ञान, बैरन एंड बर्न की बुक है, ये हिंदी में ही है। सोशल साइकोलॉजी, अगेन बैरन एंड बर्न की बुक है, जो इंग्लिश में है, लेकिन समाज मनोविज्ञान उन्हीं राइटर्स की बुक है जिसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। और लास्ट लिंक जो है ये आपके सिलेबस के लिए है। हैव अ हैप्पी स्टडीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।